हेलो स्टूडेंट्स, हमारा ज्योमॉर्फिक प्रोसेस भूआकृति प्रक्रम वाला टॉपिक चल रहा था। उस पर आज हम थर्ड पार्ट पर बात करते हैं। तो सबसे पहले है बृहत संचलन, मास मूवमेंट। देखिए, बृहत संचलन कहाँ होगा? जहाँ ढाल तीव्र होगा और जहाँ तीव्र ढाल पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बृहत मलबा का संचलन ऊपर से नीचे की ओर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? बृहत संचलन या मास मूवमेंट कहलाते हैं। अर्थात जहाँ ढाल अधिक है, तीव्र ढाल से चट्टानों का जो मलबा है वो आपका गुरुत्वाकर्षण शक्ति से ऊपर से नीचे की ओर तीव्रता से गिरता है, वो क्या कहलाता है? आपका मास मूवमेंट या बृहत संचलन कहलाता है। और बृहत संचलन है हम सामान्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक होता है स्लो मूवमेंट और दूसरा होता है आपका रैपिड मूवमेंट। अर्थात मंद संचलन और दूसरा है तीव्र संचलन। देखिए, स्लो संचलन कहाँ होगा, मंद संचलन कहाँ होगा? जैसे मंद संचलन का उदाहरण है भूमि सर्पण है आपका, शैल सर्पण है आपका चट्टानों का, टाला शंकु है, मृदा सर्पण है आपका। अर्थात ये कहाँ पर होगा मंद संचलन? कम आर्द्र क्षेत्रों में। और तीव्र संचलन कहाँ होगा? जहाँ पर है आर्द्रता अधिक है, अर्थात जहाँ चट्टानें नमी युक्त हैं। जैसे आपने देखा होगा कोई ढाल है, ढाल पर कीचड़ है, तो उसमें ढाल आपका संचलन कैसा होगा? तीव्र होगा। अर्थात ये कहाँ होगा? अधिक आर्द्र वाले क्षेत्रों में भी और शुष्क क्षेत्रों में भी। जैसे आपका अधिक आर्द्र वाले क्षेत्रों में हम बात करते हैं तो भूमि वाह है आपका, पंख वाह है आपका, मड फ्लो है। और यदि हम बात करते हैं शुष्क क्षेत्रों में तो आपका लैंड स्लाइड है, शैल आपका स्लाइड है, वहाँ पर है जो ये आपका तीव्र संचलन है आपका अधिक होगा। एवलांस है वो आपका अधिक होगा। अब दूसरी चीज़ आती है कि हमने ये संचलन पे बात की। संचलन के बाद हमारा जो अगला इसमें आता है वो है हमारा अपर्दन। अपर्दन से पहले एक और चीज़ है भूस्खलन, लैंडस्लाइड। भूस्खलन में क्या है? जब चट्टानों ढाल से चट्टानें या कंकड़ पत्थर हैं आपका गुरुत्वाकर्षण शक्ति से ऊपर से नीचे की ओर गिरते हैं, वो क्या कहलाता है? आपका भूस्खलन कहलाता है। और भारत में भूस्खलन का दो क्षेत्र हैं, एक आपका ये पश्चिम वाला भाग, पश्चिम तटीय वाला भाग जो खड़ी चट्टान का है, और एक आपका हिमालय पर्वत वाला एरिया, यहाँ पर आपका ये भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्र है। उसके बाद हम बात करते हैं अपर्दन, इरोजन जो कि इरोड सबसे बना है, जिसका मतलब होता है अनावृत करना, हटाना आपका। अर्थात जब वायुमंडल के भौतिक कारक जिसमें आपका जल प्रवाह, पवन, भूमिगत जल, हमारी सागरीय तरंगें, हिमानी के द्वारा है चट्टानों का कटाव एक स्थान से होकर दूसरे स्थान को होता है, वो क्या कहलाता है? अपर्दन कहलाता है। अपर्दन क्या है? जिसमें प्रवाहित जल, पवन, भूमिगत जल, तरंगें
हिमानी जब चट्टानों का कटाव करके एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित करती है वो क्या कहलाती है? आपकी अपरदन, इरोजन कहलाता है। अब ये इरोजन हमारा कई तरह का होता है। एक आपका अपघर्षण होता है, एब्रेशन होता है, एट्रीब्यूशन आपका सन्निघर्षण होता है, हाइड्रोलिक एक्शन आपका जलीय दाब क्रिया होती है। तो बहुत सारे हैं, वो हम नेक्स्ट वाले चैप्टर में बात करेंगे कि इसका किस तरह से आपका अपरदन है आपका होता है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, जब प्रवाही जल, भवन, भूमिगत जल, तरंगे, जैसा आपने देखे होंगे नदियों में कई छोटे छोटे पत्थर हैं आपके, गोल गोल आपके दिखाई देते हैं, वो सब किसकी वजह से? इरोजन के कारण है, आपका अपरदन के कारण हुआ है। एक शब्द और आता है निक्षेपण। डिपोजिशन। इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे आप मान लीजिए कोई 20 किलो केजी है आपका, 20 केजी वेट लेके जा रहे हैं, वजन लेके जा रहे हैं। आप मान लीजिए 500 मीटर लेके चले गए, उसके बाद थकान होती है तो आप क्या कर देते हैं? ज़्यादा थक जाते तो वहीं छोड़ दिया आपने या कुछ कम कर दिया आपने। तो निक्षेपण क्या है? जब अपरदन की शक्ति हमारी कम हो जाती है तो वहाँ पर पदार्थों का जो जमाव है, अर्थात आपको इस तरह से कहें, जब अपरदन कारकों की गति धीमी पड़ने के कारण अपने साथ लाए हुए पदार्थों का निक्षेपण किसी स्थान विशेष पर कर दिया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? निक्षेपण या आपका डिपोजिशन कहा जाता है। ये था हमारा अपरदन और निक्षेपण। अब उसके बाद एक चीज़ और आती है, चट्टान, आपका मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया। वैसे हमने आपका भारत के भूगोल वाले चैप्टर में आपको बताया था, लेकिन थोड़ा सा बता देते हैं। मृदा निर्माण की प्रक्रिया। प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। देखिए, मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया हमने बताया होगा कि पहले है मूल चट्टान होगी, जैसे ये आपकी कोई पहाड़ी है, पठारी क्षेत्र है, यहाँ अपक्षय की क्रिया होगी। अपक्षय की क्रिया होगी, पहले तो क्या है, एक तत्व हो गया क्या? मूल चट्टान, पेरेंटियर रॉक्स। दूसरा है स्थलाकृति, टोपोग्राफी। अब कि वहाँ तापमान कैसा है, वर्षा कैसी है, तापमान अगर कम ज़्यादा अधिक होता है, वर्षा भी अधिक होती है, तो इरोजन भी आपका अधिक होगा। तो नेक्स्ट है क्लाइमेट, जलवायु। जलवायु के कारण अपक्षय हुआ, इसमें टूट फूट की क्रिया हुई और मलबा का जमाव नीचे हुआ। जब ये आप परत के रूप में जमाव होगा तो पेड़ पौधे जीव जंतु भी यहाँ जमाव होंगे और यहाँ पर है ह्यूमस बनेगा, अर्थात नेक्स्ट क्या है? जीवाश्म। और पांचवा है समय। इन सबसे है आपकी मृदा का निर्माण आपका हो पाता है। आप देखेंगे बहुत अधिक ठंडे क्षेत्र हैं, वहाँ भी आपकी उच्च मृदा, अच्छी मृदा नहीं पाई जाती। भूमध्य के क्षेत्र हैं जहाँ वर्षा अधिक है, तापमान भी अधिक है, आपकी जो अच्छी मृदा नहीं पाई जाती। कारण क्या है? टेम्परेचर के कारण बैक्टीरिया समाप्त हो जाते हैं। और अधिक ध्रुवीय क्षेत्रों में क्या है, जहाँ टेम्परेचर बहुत कम है, या बर्फाची क्षेत्रों में क्या है कि वहाँ पर टेम्परेचर कम होने के कारण पेड़ पौधे जीव जंतुओं में सड़न गलन नहीं होती, अर्थात जीवाश्म का निर्माण नहीं होता। और जब जीवाश्म का निर्माण नहीं होगा तो हुमस नहीं बनेगा, और जब हुमस नहीं बनेगा तो आपकी एक सही अच्छी मृदा का निर्माण भी आपका नहीं होगा। तो मृदा निर्माण में सबसे उपयुक्त कारक है वो है हमारा जलवायु। मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में है मृदा है वो आपकी अधिक होगी, अच्छी होगी। जीवाश्म, या हम इसमें दूसरा भी कारक रख सकते हैं, जैविक क्रियाएं, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज आपकी। ये फोर्थ के नंबर पर हम एक और डाल सकते हैं, अब जैविक क्रियाओं में हम बात कर लेते हैं।
कहीं बैक्टीरिया आपके अधिक हैं, जैसे मान लो केंचुआ है आपका, जहाँ अधिक होगा वहाँ पर मृदा को उपजाऊ करने के लिए उर्वरकों का उत्पादन है आपका अधिक कर पाता है, तो वहाँ पर मृदा है वो कैसी होगी आपकी, उपयुक्त होगी, उपजाऊ होगी। खनिजों की उपलब्धता जी, खनिजों के कारण ही आपका आपने देखा होगा कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है, कहीं पीली मिट्टी है। तो ये सारे कारक हैं। ये था हमारा चैप्टर, आपका चैप्टर 6 जो आपका चल रहा था, जियोमॉर्फिक प्रोसेस। आपको कैसा लगा? आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।